नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का एग्जाम। वह एनीबडी किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी वह एजीटीए की परीक्षा से संबंधित धान पेड़ी की खेती से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और साथियों, जिस तरीके के मैं इस वीडियो में प्रश्नों का समावेश करूंगा, आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा साथियों यही है कि धान या पेड़ी की खेती से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो साथियों, धान की पेड़ी के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न एक है, धान का वनस्पतिक नाम। साथियों, ओराइजा सेटाइवा है। फिर प्रश्न दो है, धान का जो परिवार है साथियों, मतलब धान किस कुल से संबंधित है। तो साथियों, ये ग्रेमनी या घास कुल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, धान का उत्पत्ति स्थान। साथियों, इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया को माना जाता है धान का उत्पत्ति स्थान। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व के कितने प्रतिशत लोग धान को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो साथियों, ये 60% लोग हैं वर्ल्ड में जो धान को एक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ स्थित है। मतलब विश्व में धान का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है कहाँ पर स्थित है साथियों, ये अपना प्यारा भारत ही है। अपने भारत में ही सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है धान का। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, धान में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहती है। तो साथियों, धान में जो प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% उपस्थित रहती है। प्रश्न 7 है, विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान में है। तो विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान में है। तो साथियों, वो चीन है जो कि विश्व में धान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और प्रश्न नंबर 8 में है, धान के उत्पादन में भारत का स्थान है। देखो, अगर विश्व की बात करें तो चीन आ जाएगा, और भारत धान के उत्पादन में भारत का स्थान साथियों ये दूसरा है। ठीक है। फिर बात करते हैं, धान का उत्पादन वर्ष में ऋतुओं में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धान है वर्ष में कि कौन कौन सी ऋतुओं में होता है। तो साथियों, ये 3 ऋतुओं में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 10, भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया है। तो भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया है साथियों धान को। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का 90% धान पैदा होता है साथियों एशिया में। विश्व का 90% धान पैदा होता है एशिया में। और प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12, धान तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। धान तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, जिसको अस शरद बोलते हैं, अमन खरीफ बोलते हैं, बोरो ग्रीष्म बोलते हैं। तो साथियों, ये जो आपको याद रखने हैं, इनके ये वर्ड याद रखने हैं कि शरद को अस बोलते हैं, खरीफ को अमन बोलते हैं, और बोरो ग्रीष्म को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, धान किस प्रकार का पौधा है। तो साथियों, धान जो है स्व परागित पौधा है। प्रश्न नंबर 14 है, धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो साथियों, जो धान है अमोनिकल के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, चावल का टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार होता है।
तो साथियों 25 ग्राम बाई 1000 ग्राम में होता है। जैसे मान लिया 1000 मानक है, तो उसमें अगर 1000 चावल के दानों का भार लेंगे तो उसमें 25 ग्राम उसका वेट होगा। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, धान की प्रोटीन को कहते हैं। तो ओराई ओराइजेनिन ओराइजेनिन धान के प्रोटीन को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है साथियों 5000 लीटर। 5000 लीटर की आवश्यकता होती है 1 किलो धान के उत्पादन में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, डेपोक से नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अगर हम डेपोक विधि से नर्सरी तैयार करेंगे साथियों, तो उसमें हमें कितने क्षेत्रफल की जरूरत होगी? तो उसमें 25 से 30 मीटर प्रति स्क्वायर की हमें जरूरत होगी। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, धान कैसा पौधा है? तो साथियों ये लघु दिवस पौधा है एवं C3 कैटेगरी में रखा जाता है धान के पौधे को। ऐसा पूछ लेगा निम्न में से C3 प्लांट कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो धान है हमारा C3 कैटेगरी में आता है। अब प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, धान के दाने को कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि धान के दाने को कहते हैं कैरियो कैरियोपिसिस बोलते हैं। कैरियोपिसिस बोलते हैं आपके धान के दाने को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, धान की प्रथम बोनी जीन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की प्रथम बोनी जीन है डीजीवू जीन। डीजीवू जीन धान की प्रथम बोनी जीन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 23, धान के कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं? प्रश्न नंबर 23 है, धान के कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं? तो साथियों वो पुष्करम है जिसको पेनिकल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24 में है, धान की बासमती किस्म का प्रशिक्षण वजन होता है। तो धान की जो बासमती किस्म का परीक्षण वजन होता है या भार होता है, तो 1000 ग्राम में साथियों 21 ग्राम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम 1000 दाने लेंगे या 1000 दाने लेंगे तो उसमें 21 ग्राम के करीब आपका वेट होगा धान के बासमती किस्म का। बात करते हैं 25वें प्रश्न की, सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में किसके द्वारा होता है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में किसके द्वारा होता है? ये विनाइट्रीकरण के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 26 है, सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी की आवश्यकता है। तो सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी की आवश्यकता है साथियों 1000 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल की हमें जरूरत पड़ती है अगर हमें 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी बोनी हो तो। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, डेपोक विधि से तैयार नर्सरी में पौधा तैयार होता है। अगर हम डेपोक विधि से जो नर्सरी में जब हम पौधा तैयार करते हैं तो उसकी ये पूछ लेते हैं कितने दिन में वो तैयार होता है। तो साथियों 11 से 14 दिन में ये आपका तैयार हो जाता है और ये प्रश्न हमारे शायद STM में भी आया था। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, धान के खेतों से गैस निकलती है। तो धान के खेतों से जो गैस निकलती है साथियों उसको मीथेन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 28 में क्या है, धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद 2,4-D छिड़ककर ढैंचा को धान के खेत में मिलाना कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर धान के साथ में ढैंचा आप उगा रहे हो और 25 से 30 दिन बाद उसमें 2,4-D आपने डाल दी और ढैंचे को धान के खेत में आपने मिला दिया, तो इस क्रिया को आप क्या कहोगे साथियों? उसको कहोगे
ब्राउन मैन्यूरिंग, ब्राउन मैन्यूरिंग क्रिया बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ब्राउन मैन्यूरिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है, तो वो आपको बताना होगा कि धान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, धान का पौधा है। तो साथियों अर्ध जलमग्न आपका धान का पौधा है, अर्ध जलमग्न आपका धान का पौधा है। सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक आपका ये प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जो धान का जो पौधा है साथियों, धान का जो पौधा है पत्तियों में उपस्थित ओरेनकाइमेटस, ओरेनकाइमेटस ऊतकों द्वारा आपका धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज याद रखनी है कि जो धान का पौधा है ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है, तो पत्तियों में उपस्थित ओर्काइमेटस ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं धान का पौधा। तो साथियों वीडियो आपको काफी हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो साथियों लाइक के बटन के लिए या जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पे मैं इस लिंक को शेयर करने के लिए या आपको सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको खुद अच्छा लगेगा आप स्वयं इस काम को करोगे। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो साथियों आपको लाइक का बटन भी अवश्य दबा देना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कोई प्यारा सा कमेंट भी करना चाहिए, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक प्रोवाइड करा सके। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 32 में क्या पूछा है, धान के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो धान के लिए उपयुक्त जलवायु है साथियों उष्ण एवं नम जलवायु की जरूरत पड़ती है धान की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 33 है, धान के खेत में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। तो धान के खेत में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है साथियों, ये आपका पी, एफ ई और एम एन। ठीक है साथियों, इन पोषक तत्वों की आपकी मात्रा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 35 है, धान कुल की प्रजातियां हैं। जो धान में एक परिवार है इसकी प्रजातियां साथियों कितनी है, तो 24 प्रजातियां पूछ लेता है एग्जामिनर कि धान के जो कुल है, तो कुल में साथियों कितनी प्रजातियां हैं, तो कुल में टोटल आपका 24 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 36। 36 में क्या पूछा गया है, लेकिन मुख्यतः किन दो प्रजातियों की खेती की जाती है। जो है तो प्रजातियां 24, लेकिन इन 24 में भी साथियों दो प्रजाति की मुख्य रूप से खेती की जाती है, जिनके नाम सेटाइवा एवं गुलेबेरिमा है। सेटाइवा व गुलेबेरिमा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। 37 प्रश्न में क्या है, धान की फसल के लिए उत्तम मृदा है। तो धान की फसल के लिए उत्तम मृदा है साथियों चिकनी मटियार, काली या मटियार दोमट भूमि की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। अगर हमें मतलब उत्तम मृदा का सिलेक्शन करना है तो चिकनी मटियार, जो काली या मटियार दोमट भूमि की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर का प्रश्न, अम्लीय भूमि में भी खेती की जा सकती है। अम्लीय भूमि में भी खेती की जा सकती है, हाँ साथियों धान की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 39। प्रश्न नंबर 39 है साथियों, भारत में धान की प्रथम TN1 लाई गई थी। जो प्रथम जो किस्म थी साथियों वो TN1 थी। वो कब लाई गई थी साथियों, ये 1964 में लाई गई थी। धान की प्रथम किस्म थी TN1 और ये कब लाई गई थी, 1964 में। प्रश्न नंबर 40 है, धान की राजस्थान से निकाली गई किस्म है साथियों, ये माही सुगंधा है
ऐसा प्रश्न भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि राजस्थान से कौन सी धान की किस्म निकली थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 41, भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबोनी किस्म जाय को विकसित किया। जो 1968 में प्रथम भारतीय अधिक उपजने वाली जो अर्धबोनी किस्म है जया, वो किसने विकसित किया था साथियों? वो डॉक्टर शास्त्री ने किया था 1968 में उसको विकसित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42, धान की नई पद्धति है। तो साथियों जो धान की नई पद्धति है श्री पद्धति बोलते हैं, वो जिसको एसआरआई शॉर्ट में बोल देते हैं, वो जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंस्टिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43, पडलिंग की जाती है साथियों। तो पडलिंग जो की जाती है साथियों धान में की जाती है, और आप जानते ही होंगे पडलिंग क्या बोलते हैं। जब धान में पानी भर जाता है तो उसके लकड़ी का वो बांध देते हैं पाटा, तो उसमें जो उससे मिट्टी हमारी इकसार हो जाती है और बिल्कुल एक सही उसमें मृदा में एक जो पानी सोखने की क्षमता सही हो जाती है, तो उसको ही पडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में क्या पूछा गया है? पडलिंग के उद्देश्य है तो पानी का रिसाव रोकना, खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। तो पडलिंग के उद्देश्य भी कभी कभी पूछ लेता है। तो साथियों अभी मैं बता रहा था कि पानी का रिसाव भी कम होता है, खरपतवार नियंत्रण पे भी पड़ता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45, धान में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं साथियों। धान में पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी रखती है 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। प्रश्न नंबर 47, हाइब्रिड धान की बीज दर। तो हाइब्रिड धान की जो बीज दर है साथियों 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है हमारी हाइब्रिड धान की बीज दर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 48, धान की फसल में नर्सरी की विधियां हैं। भाई जैसे मान लिया धान की फसल में हम नर्सरी की जो विधियां हैं किस किस विधि से, जैसे साथियों डेपोक विधि से और गीली क्यारी विधि से हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या है? प्रश्न नंबर 49 में धान में नाइट्रोजन का उपयोग क्षमता है। तो धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है साथियों 30 से 40%। नेक्स्ट हमारा सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। ये साथियों धानी का ही टॉपिक चल रहा है अभी। सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। फिर आपका 51%, धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है। तो एजोला, नील हरित शैवाल, एजेक्टोबेटर आदि। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 52, नील हरित शैवाल प्रति वर्ष धान के खेत में नाइट्रोजन स्थित करती है। तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नील हरित शैवाल कर देती है धान के खेत में नाइट्रोजन स्थित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53, धान की फसल के लिए सामान्यतः जल मांग है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के रख लेना। धान की फसल के लिए सामान्यतः जल मांग है साथियों 900 से 2500 mm। फिर हमारा प्रश्न नंबर 54, धान की फसल के प्रमुख खरपतवार है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा खरपतवार धान की फसल से संबंधित नहीं है। तो वो जैसे इसमें जंगली धान, सांवा, मोथा आदि, तो वो यही ऑप्शन दे देगा जंगली धान, सांवा, मोथा, और एक दे देगा गेहूं का मतलब फेलिस माइनर। तो ये चीज आपको अलग करना होता है कि कौन सा धान, कौन सा मतलब खरपतवार किस फसल का है या किस सीजन का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 55, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की खड़ी फसल में से जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। धान की खड़ी फसल में से जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है साथियों बुशनिंग। समझ गए? बुशनिंग
इसकी क्रिया क्या होती है? जब धान की में अधिक पौधे हो जाए और उसको जुताई के द्वारा हम निकाल दें तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? ज्यादा जब हो जाते हैं उनको निकालने की क्रिया बोलते हैं उसनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 56, धान की फसल के लिए प्रमुख खरपतवार नाशी है। तो साथियों ये आप लोगों के लिए जानना चाहिए कि धान की फसल के लिए जो प्रमुख खरपतवार नाशी है, जैसे प्रोपेनिल, बेंथियोनोक्राप, ब्यूटाक्लोर, एनिल फोर्स और पायरेजो सुल्फरान आदि। तो ये आपके रासायन है आपके ये धान की फसल के लिए खरपतवार नाशी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 57 है, धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट है। तो धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? जैसे धान का पीला तना छेदक और गंदी बग, धान का इस मतलब इस्पा कीट, भूरा फुदका, धान का केज वार्म। तो साथियों जैसे धान का पीला तना छेदक, गंदी बग, धान का इस इस्पा कीट, भूरा फुदका, धान का केज वर्म, ये हमारे प्रमुख कीट है धान की फसल में लगने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें प्रश्न नंबर 58, धान की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? क्योंकि अभी आपको ये वीडियो कम समझ में आ रही आएगी, लेकिन आप 3 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आएगी। और मैं नहीं मानता अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो धान की फसल से आप क्वेश्चन बाहर करके आ जाओगे या आपको क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। तो धान की जो फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं साथियों? जैसे ये आपका हो गया धान का भूरा पत्ती रोग, ठीक है, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का ब्लस्ट रोग, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान का टुगरी रोग, धान का उफरा रोग, धान का खेरा रोग। ठीक है साथियों, तो खेरा रोग तो सभी जानते होंगे, लेकिन जैसे धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का ब्लास्ट रोग, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान का टुगरी रोग और धान का उफरा रोग, धान का खेरा रोग, ये सब हमें जानना है ताकि हमारी जो एक तैयारी बहुत स्ट्रोंग हो जाए और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका जवाब दे दें। प्रश्न नंबर 59 है, प्रश्न नंबर 59 में क्या पूछा है साथियों? धान में खेरा रोग होता है। तो जो धान में खेरा रोग होता है, जिंक जिसको जस्ता भी बोलते हैं, इसकी कमी के कारण हमारे धान की खेती में खेरा रोग होता है। प्रश्न नंबर 60 है साथियों, प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग होता है। तो किसके द्वारा होता है या उसका वाहक क्या है साथियों? इसको बोलते हैं हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंद द्वारा ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61, धान का एकल भक्षी एवं प्रमुख कीट है। धान का एकल भक्षी प्रमुख कीट है पीला तना छेदक। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं, धान के पीला तना छेदक कीट का पौधों पर लक्षण। जैसे धान के पीला तना छेदक कीट का पौधों पर लक्षण कैसे दिखाई देता है, कैसे पहचान करोगे कि ये धान का पीला तना छेदक कीट है? तो साथियों उसी के बारे में इसमें इधर कॉलम में बता रखा है। जैसे पौधे के तने पर छेद कर मुख्य प्रवाह को सुखा देती है। ठीक है साथियों, पौधे के तने पर छेद कर मुख्य प्रवाह को सुखा देती है, जो डेड हर्ट कहलाता है। बाद में उनमें बालियां दानों के बिना रह जाती हैं, जिससे सफेद बाली कहते हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन भी इन्होंने बहुत साधारण शब्दों में बता रखा है कि पौधे के जो तने पर जो पौधे का तना है उस पर छेद जो हो जाता है वो सुखा देती है, वो जो डेड हर्ट कहलाता है। बाद में जो उनमें बालियां दानों के बिना रह जाती है, जिससे वे सफेद बाली कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 63, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धान के पीला तना छेदक कीट की रोकथाम क्या है? तो धान के पीला तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? जैसे नर्सरी अवस्था में इस कीट की मादा पौधे की पत्तियों के ऊपरी टिप पर अंडे देती है।
ठीक है, पहले तो हमें पता चल गया कि नर्सरी अवस्था में इस कीट की मादा पौधे की पत्तियों के ऊपरी टिप पर अंडे देती है, अतः पौधे के लीफ टिप को काटकर जलावे। अंडा परजीवी ट्राइको ट्राइकोग्रामा जोपनिकम @ ये आ जाएगा 50,000 प्रति हेक्टर के प्रयुक्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके का हमें कीट की रोकथाम करनी है तो जो भी हमारा पौधा जो है उसको क्या करना है, उसको काट कर जला देना है। और जो नीचे जो ट्राइकोग्रामा जोपनिकम 50,000 प्रति हेक्टर के प्रयुक्त करना है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी साथियों, 64 नंबर। धान का गंदी बग कीट का नाम है। तो धान का गंदी बग कीट का नाम है, ये है आपका लेप्टोकोरिसा एक्विटा। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 65 है, धान की फसल में दाने बनते समय कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि धान की फसल अगर में दाने बन रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं गंदी बग। प्रश्न नंबर 66 है। बस साथियों अब थोड़े से प्रश्न बचे हैं इसमें, कभी आप सोच रहे हो कि पता ना कितना लंबा जाएगा वीडियो। कौन सा कीट धान में वायरस जनित ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है। तो कौन सा कीट धान में वायरस जनित ग्रास ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है। तो साथियों धान का भूरा खुद का रोग। ठीक। प्रश्न नंबर 67 है, धान के पौधे में वायरस जनित व्याधि टुगरो डिसीज को फैलाता है। तो टुगरो डिसीज को जो फैलाता है साथियों वो है ग्रीन लीफ हॉपर। आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, टुगरो डिसीज जो किसके द्वारा फैलता है, वो साथियों ग्रीन लीफर हॉपर के द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 68 है, धान में नर्सरी का क्रिसेक रोग किससे होता है। तो जीवाणु जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा ये होता है। प्रश्न नंबर 69 है, धान में जीवाणु पत्ती झुलसा जिसको BLB रोग होता है, तो ये किससे होता है साथियों। धान में जीवाणु पत्ती झुलसा BLB रोग किससे होता है, ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा। प्रश्न नंबर 71 है, धान में उफरा रोग होता है साथियों, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है डाइटेलेंकस इंगेस्टस नामक निमोटेड द्वारा। डाइटेलेंकस इंगेस्टस नामक निमोटेड द्वारा होता है धान में उफरा रोग। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं, जलमग्न धान के खेतों मतलब जलमग्न धान के खेतों खेरा रोग किससे होता है। तो आप जानते ही होंगे कि खेतों में अगर धान के खेत में खेरा रोग हो गया तो वो किसकी कमी के कारण होगा साथियों, ये आपका जस्ते की कमी के कारण होगा। तो आई होप वीडियो आपको काफी हेल्पफुल और काफी अच्छा लगा होगा। और ये साथियों धान का बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक था, उससे मैंने बहुत हद तक आपके जो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को बता दिया है। लेकिन आप इसको जब 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे तो 100% आपके क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और आपको परीक्षा में इनसे बहुत मदद मिलेगी। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।